टॉपिक क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। टॉपिक का नाम है प्रायद्वीपीय पठार। कल अपन ने कुछ बातें इसमें पढ़ी थी। देखिए, सबसे पहले तो कोई भी भाग आप पढ़ते हो तो उसका निर्माण पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? पहले आपको पता है निर्माण अवधि पढ़ते हो आप, निर्माण काल पढ़ते हो नहीं, बना कब? बताओ। हिमालय के बाद बना एक पहले, फिर निर्माण काल पढ़ने के बाद आप कहोगे निर्माण हुआ कैसे, निर्माण प्रक्रिया बताओ। सही है। फिर आप कहोगे ये वर्तमान में इसकी प्रकृति क्या है। फिर आप कहोगे कि इसका विस्तार बताओ, ये है कहाँ पर। ठीक है। प्रकृति विस्तार से पहले आप पूछ लोगे भाई इसकी चट्टानें कैसी है, विस्तार बताओ। विस्तार के बाद आप कहोगे इसका ढाल बताओ। क्या बताओ? ढाल, ऊंचाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, ये सारी बात आप पूछोगे। ठीक है। फिर नदियां वगैरह, ढाल आगे आता जाएगा। अब देखो, भारत का मानचित्र आपके दिमाग में आ रहा है? भारत के मानचित्र में कल आपको मैंने बताया कच्छ प्रायद्वीप से शुरुआत करनी। कहाँ से? कच्छ प्रायद्वीप से आप याद जाओगे तो पालनपुर होते हुए इस पर अरावली पर्वतमाला किसके रूप में ऊपर कहाँ तक जाओगे? दिल्ली तक जाओगे। और दिल्ली से वापस इधर आ जाओगे, यहाँ पर राजमहल की पहाड़ी तक। कहाँ तक? और यहाँ पश्चिमी घाट है, इधर क्या है? पश्चिमी घाट, यहाँ तक आ गए। फिर राजमहल पहाड़ी से आप वापस इधर जाओगे, पश्चिमी उड़ीसा होते हुए पहाड़ियों के रूप में ऐसे आ जाओगे न? ऐसे आएंगे। अब इधर देखो, यदि इस ऊपर वाले भाग को छोटा सा अरावली को यदि अलग कर ले और इसको अपन मिला दें ऐसे, इस भाग को थोड़ा सा 1 मिनट के लिए यदि छोड़ भी दे तो आपको एक त्रिभुज नजर आएगा। इसका मतलब ये प्रायद्वीपीय पठार का मुख्य जो आकार है वो त्रिभुजाकार हो गया। कैसा आकार हो गया? त्रिभुजाकार, लेकिन उल्टा त्रिभुज है। कैसा है? आप कहोगे उल्टा का मतलब हम नहीं समझे। प्रश्न क्या पूछा कि त्रिभुजाकार आकार है, ये तो बात सही है, लेकिन आधार किधर है और शीर्ष किधर है? एक माथ और एक पग। इसका शीर्ष तो है दक्षिण में, आधार है त्रिभुज, ये होता ना ऐसे, ये त्रिभुज का शीर्ष कहलाता है, ये त्रिभुज का आधार होता है। तो ये उल्टा त्रिभुज है, इसका शीर्ष नीचे है और आधार उत्तर में। यानी भारत की आकृति त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय पठार की आकृति त्रिभुजाकार है, जिसका शीर्ष दक्षिण में है और आधार उत्तर में। इतनी बात क्लियर हो जाएगी। चलो ठीक है। फिर देखो भाई, फिर आपके दिमाग में आएगी बना कैसे, ये बना कैसे। तो कैसे बना उस प्रक्रिया में आपको वापस जाना है। कहाँ पर? कहाँ जाना है? पैंजिया में, जिसकी पूरी पूरी गतिविधि और घटनाक्रम आप जानते हैं। पैंजिया का लगभग विभाजन आज से कितने साल पहले हुआ है? 20 करोड़ वर्ष पूर्व। और 20 करोड़ वर्ष जब विभाजन हुआ उस समय वो काल था, उसका नाम है कार्बोनिफेरस। हालांकि आगे आप पढ़ोगे तब दोबारा आ जाएगी, पैंजिया का विभाजन हो रहा कार्बोनिफेरस काल में। इसका मतलब कार्बोनिफेरस काल में तो पृथ्वी पर वनस्पति आ गई थी। वनस्पति नहीं, बहुत बड़े बड़े वृक्ष आ गए थे, और बहुत बड़े वृक्षों से ही कोयले का निर्माण हुआ है। और जिसमें कार्बन का निर्माण हुआ यानी कोयले का निर्माण हुआ, उसी को अपन क्या कहते हैं? कार्बोनिफेरस काल कहते हैं। इसका मतलब ये बड़े बड़े वृक्ष जब इस काल में बन गए उसके बाद में इसका विभाजन हुआ। इसका मतलब इससे पहले तो भाई पहले घास, एक कोशिकीय जीव वगैरह ये इनके तो निर्माण हुआ ही होगा, तभी तो जाके बड़ा वृक्ष बनाए, सजीव बनाए, है ना। जल से आपको पता है कि जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई है? सागरों से, महासागरों से, जल से, एक कोशिकीय जीव। अब ये जो इससे पहले के जो कालक्रम है उससे पहले ये बना है। इसका मतलब इसका कालक्रम बहुत पुराना है और वो है कैम्ब्रियन काल। कौन सा? ये कैम्ब्रियन और आर्कियन युग में निर्मित हो गया था। अब आपको कोस्ट डिसिप्लिन, ईओएमपी याद आ रहा है? कैम्ब्रियन काल या प्री कैम्ब्रियन से पहले कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हो चुका था। उस समय पृथ्वी, जिस समय निर्माण ये हुआ स्थल भाग का, उससे पहले पृथ्वी गर्म अवस्था में थी। कैसी? गर्म अवस्था में थी। गर्म अवस्था में थी इसका मतलब तरल अवस्था में थी।
और इस युग में पृथ्वी धीरे 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 तापमान के अवसान होने पर, तापमान की कमी होने पर ये धीरे धीरे ठंडी होगी। ठंडी होने पर इस पर बहुत सारे भू आकृतियां बनी, कहीं पर्वत बने, कहीं पठार बने, कहीं मैदान बने, पहाड़ियां बनी। और इस काल में कैम्ब्रियन और उसके बाद में कौन सा काल आता है, अरे सॉरी प्री कैम्ब्रियन, है ना, प्री कैम्ब्रियन और आर्कियन। देखो शुरुआत में अपन किससे करते हैं, आर्कियन से करते हैं। हाँ, ये आर्कियन, आर्कियन, आर्कियन के बाद में आता है प्री कैम्ब्रियन, उसके बाद में आता है कैम्ब्रियन। इस युग में ये जो काल है, इस काल में पृथ्वी ठंडी होकर स्थल भाग के रूप में निर्मित हो चुकी थी। और जब स्थल भाग में निर्मित हो गई तो बहुत सारे पर्वत और पठार बने। इसीलिए अपन पढ़ते हैं कि अरावली विश्व का प्राचीनतम पर्वत श्रेणी में से एक है, जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ। ये बात अपन पढ़ते हैं। इसका मतलब जब स्थल भाग बढ़ा है तभी तो अरावली का निर्माण हुआ है। तो यहाँ इसका आपको कालक्रम यदि कोई पूछे तो आप कहोगे जहां से अपन भूगोल की सारणी शुरू करते हैं, भूगोल की सारणी शुरू करते हैं, वो पहला काल जिसको अजोयु महाकल्प कहते हैं, अजोयु महाकल्प के आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर इस पैंजिया का निर्माण हो गया था। और इस समय जब इसका निर्माण हुआ तो निर्माण किससे हुआ है, पहले तरल अवस्था में थी, मतलब आग थी, गर्म था, और वहां से निर्मित हुआ। तो चट्टाने जो होगी वो कौन सी होगी, आग्नेय चट्टाने। अग्नि से या तापमान से जो चट्टाने बनी उसका नाम है आग्नेय चट्टाने। और आग्नेय चट्टाने आपको मैंने बताया दो प्रकार की, कितनी, एक तो होती ग्रेनाइट, कौन सी, ग्रेनाइट, और इसका जब रूप परिवर्तन हो जाता है तो नीस और शिष्ट भी बन जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है, नीस और शिष्ट। आप कहोगे शिष्ट, शिष्ट नीस से बन जाती, शिष्ट, शिष्ट का मतलब कायांतरित होती है, उसका और रूप परिवर्तन हो जाता है तो शिष्ट बन जाती है। और इधर आएगी कौन सी, बेसाल्ट, ये ध्यान रखना, ये बेसाल्ट। अब हालांकि ग्रेनाइट, नीस और शिष्ट चट्टानें ये मूल रूप से दिखाई कम देती है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे बाद में जब अपर्दन, जब निक्षेपण होता रहता है, पवनें, नदियां वगैरह आके ऊपर की और धूल वगैरह, कण वगैरह ऐसे जमा होते हैं, निक्षेपण हो जाता है तो मूल रूप से दिखाई कम देता है। लेकिन जब उसका अपर्दन हो जाता है, उसका अपर्दन हो जाएगा तो एक भाग पर निक्षेपण होगा, एक भाग पर अपर्दन होगा। जहां से उसका अपर्दन होगा वहां पर यह भाग बाहर आ जाएगा, और जहां निक्षेपण होगा वहां पर यह भाग नीचे दब जाएगा। तो जहां अपर्दित भाग है, और विशेष रूप से पहाड़िया और पठारी भाग वो सारे अपर्दित है, तो वहां पर ग्रेनाइट पठार पाया जाता है। तो अब आपको ध्यान ये रखना है कि दक्षिणी भारत, कौन सा, दक्षिणी भारत का निर्माण पैंजिया से हुआ है। अभी अपन बात करेंगे जो भी भाग पैंजिया से बने हैं, जो भी भाग पैंजिया से विभाजित होने के बाद बने हैं, वो सारे सारे किससे बने हुए हैं, आग्नेय चट्टानों से। ठीक है, आग्नेय चट्टानों से बने, और आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ है आर्किन और प्री कैम्ब्रियन काल में। और आर्किन में भी ग्रेनाइट, नीस और शिष्ट है। और उसमें यदि अब वर्तमान में कहीं ज्वालामुखी के द्वारा, अब पृथ्वी से अग्नि कैसे निकलेगी, ज्वालामुखियों से, ज्वालामुखी से निकलती है। अब वर्तमान में जो ज्वालामुखी वगैरह क्रिया से बाहर की ओर नई चट्टानें बनती तो उनको कहते हैं बेसाल्ट। तो जो ज्वालामुखी से चट्टानें बनी हैं, ज्वालामुखी जो शैलों का निर्माण हुआ, वो तो सारी कौन सी होगी, बेसाल्ट। और जो बहुत पहले यानी इस काल में, पैंजिया के काल में जो चट्टानें बनी वो कौन सी होगी, ग्रेनाइट और नीस चट्टानें। अब ये तो बात हुई शैलों की। फिर अपन वापस जाते हैं पैंजिया पर। पैंजिया पीछा नहीं छोड़ेगा, भूगोल पूरी पढ़ोगे तब तक। अब बताओ पैंजिया का विभाजन कौन से काल में हुआ, पैंजिया का निर्माण कौन से काल में हुआ, आर्किन, वेरी गुड। अब इसका अपन विभाजन कर देते हैं। विभाजन कितने भागों में करेंगे, दो भागों में। एक ऊपर का भाग कौन सा है, नीचे का भाग कौन सा है, बीच का भाग क्या है, टेथिस सागर। ये लो सब बीच का भाग टेथिस। अब ये जो भाग ये आपस में प्लेटों से बने हुए, किससे बने हुए, प्लेटों से। इधर वाली जो प्लेट है इनको आप अलग कर दो, इधर वाली प्लेट है उसको अलग कर दो। ये प्लेट मान लो दक्षिण अमेरिका है तो साउथ अमेरिकन प्लेट कर दें, इधर अपन प्लेट कर देते हैं वो कर देते हैं, एक उत्तरी अमेरिकन प्लेट कर देते हैं, एक कर देते हैं यूरेशियन प्लेट। ठीक है, ये लो सा। अब ये प्लेट तो है अंटार्कटिका, कौन सी, ये है अफ्रीकन प्लेट, कौन सी, अफ्रीकन प्लेट। अब जब इन चट्टानों का भी, प्लेटों का भी आपस में विभाजन होता है, अब अमेरिका, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, इनसे भी टुकड़ों का टूटकर नज़का है, कोकोस है, ऐसी बहुत सारी प्लेटें बनी है ना। वैसे वैसे इस अफ्रीका वाली प्लेट से एक हिस्सा टूट जाता है, ये हिस्सा इधर वाला टूट जाता है, ये हिस्सा। तो अपन इसको अब आगे क्या क्या करते हैं, आगे इसको और अलग कर देते हैं कि अब जो प्लेट का हिस्सा ये टूट रहा है, कौन सा टूट रहा है, ये प्लेट है, इतनी प्लेट इधर टूट जाती है। और इस प्लेट का जब और विभाजन होगा तो ये भाग टूट कर किधर चला जाएगा, ऑस्ट्रेलिया की तरफ, दक्षिण पूर्व में। किधर चला जाएगा,
दक्षिण पूर्व, ये ऑस्ट्रेलिया की हो जाएगी, पीछे ये बचेगी। तो अपना वापस इसको बना देते हैं कि अब अपने पास जो प्लेट बची है वो लगभग ये है इस प्रकार से, लगभग प्लेट अपने पास कैसी है, इस प्रकार से ऐसी प्लेट बची, ठीक है। और इस प्लेट का नाम है इंडियन प्लेट। क्या नाम है? इंडियन प्लेट। इसका भी विभाजन हो सकता है, इसका भी आगे जाके विभाजन हो सकता है। अब आपको कोई पूछे कि इंडियन प्लेट किसका हिस्सा थी, आप उत्तर क्या दोगे? आप नहीं, किसका भाग थी, तो आप कहोगे अफ्रीकन प्लेट का हिस्सा थी। किस प्लेट से टूटकर अलग हुई? अफ्रीकन प्लेट से। और अफ्रीकन प्लेट किससे टूटकर अलग हुई? अंटार्कटिका प्लेट से। किससे? अंटार्कटिका से। ये अफ्रीकन प्लेट से टूटकर भारत की इंडियन प्लेट अलग हुई। पूछे कि अफ्रीका प्लेट से भारत वाली प्लेट की गति किस दिशा में हुई, आप कहोगे या तो इसको कह सकते हैं उत्तरी दिशा में। अफ्रीका की प्लेट दिमाग मारी आपके, है ना, ये देखो ये अफ्रीका वाली प्लेट है। अब भारत वाली टूट के इधर गई। अब वर्तमान में अफ्रीका महाद्वीप की भारत किस दिशा में, ध्यान है आपको? मान लो ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका है और भारत यहां पर है, ऐसे है ना। इसका मतलब अफ्रीका किस दिशा में है? उत्तर पूर्व में। किस दिशा में? उत्तर पूर्व में। तो अपन ये कह सकते हैं कि इंडियन प्लेट है वो अफ्रीकन प्लेट से या तो उत्तर दिशा में या इसको कह सकते हैं उत्तर पूर्व दिशा में अलग हो गई। एक लाइन आती है कि इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा के दक्षिण में थी पहले। बिल्कुल सही बात है, भूमध्य रेखा के भी दक्षिण में थी, क्योंकि भूमध्य रेखा तो आज से जहां गुजरती वहीं से गुजरती थी। लेकिन ये अफ्रीका वाली पूरी प्लेट है वो अंटार्कटिका महाद्वीप से जुड़ी हुई थी। इसका मतलब भारत भी उसी का हिस्सा था। तो ये 0 डिग्री रेखा दक्षिण में थी और बाद में धीरे धीरे उस भाग से टूटकर गति करके ऊपर आई। संवहनीय क्रिया बहुत सारी होती रहती पृथ्वी में, बल आगे अपन पढ़ेंगे उसमें, उसके द्वारा अलग होती टूटकर। तो इंडियन प्लेट की आपको जानकारी मिल गई कि इंडियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट का हिस्सा थी और उससे टूटकर उत्तरी या उत्तर पूर्व दिशा की ओर आई। बीच में यहाँ पर टैथिस सागर, ऊपर यूरेशियन प्लेट, दोनों आपस में टकराई। टकराने से निर्माण किसका हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ। अब ये इंडियन प्लेट है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये इंडियन प्लेट गोंडवाना का हिस्सा है। कह सकता हूँ नहीं कह सकता? बिल्कुल कह सकता हूँ कि ये गोंडवाना का हिस्सा है, ये गोंडवाना लैंड है। और जैसे ही मैं गोंडवाना लैंड का भाग कहता हूं तो मेरे दिमाग में वापस पेंजी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अब गोंडवाना लैंड प्राचीन भाग है कि नया भाग है? प्राचीन भाग है। तो पुराने सारे भाग चट्टानें कौन सी, पुरानी चट्टानें कौन सी है? आग्नेय। इसका मतलब ये आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है, ये आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है। और आग्नेय चट्टानें भी ये ज्वालामुखी वाली है नहीं ना? नहीं। तो फिर इन आग्नेय चट्टानों में भाग कौन सा आएगा? ग्रेनाइट आएगा। क्या आएगा? ग्रेनाइट और नीस। ग्रेनाइट और नीस। और नीस आदमी हो बहुत ज्यादा पीछे, बहुत ज्यादा उसका सुधार किया तो वो वापस बन गया शिष्ट। शिष्ट का मतलब होता भद्र आदमी। कैसा? नीस आदमी को होता नीस। उसको बार बार टॉक कहना, अच्छे सज्जन पुरुषों के साथ में रखोगे फिर वो शिष्ट बन जाएगा। उसमें उसको भी कहेंगे कि डफोल नमस्कार किया कर बिंदु ने, तो फिर वो सीख जाएगा नमस्कार करना जरूरी, फिर वो शिष्टाचारी हो जाएगा ना। तो ग्रेनाइट और नीस, इस नीस को लोगों ने बहुत ज्यादा पींचा, तब जाके बन गया क्या? शिष्ट। यानी इसको पींचने का मतलब कायांतरित, उसका रूप परिवर्तन किया। क्या किया? रूप। यहाँ आपने शैली परिवर्तन की है। अपन शिष्टाचार मानते हैं, अपन शैली में व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, जबकि यहाँ चट्टान कोई व्यवहार नहीं करती, उसमें मानवीयता का गुण नहीं है। वो चट्टान को का रूप परिवर्तन हुआ है, रूप हो गया कायांतरित। तो इस शिष्ट चट्टान, तो आग्नेय चट्टानों में ग्रेनाइट, नीस और शिष्ट चट्टान थी, वो थी। अब इतनी बात आप समझ गए होंगे। अतः मैं ये कह सकता हूं कि भारत का दक्षिणी भाग या प्रायद्वीपीय भारत, अच्छा प्रायद्वीपीय भारत का निर्धारण कहां से करें? लगभग कर्क रेखा से। कहां से? लगभग कर्क रेखा से। थोड़ा सा कोई भाग ऊपर नीचे होता है, अरावली का अपवाद है, तो अलग बात है, क्योंकि जब क्रियाएं होती तो बहुत सारे पर्वत भी बन सकते हैं, पहाड़ियां बन सकती है, घर्षण भी हो सकता है, उसका आगे पीछे निर्माण, प्लेटों की गतियां अलग अलग होती है, उसके आधार पर हो सकता है। तो कर्क रेखा के लगभग दक्षिण वाला जो भाग है उसको अपन प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? हालांकि एक बात और सुन लो कि प्रायद्वीपीय भारत का निर्धारण करने वाली रेखा 22 डिग्री है। कौन सी है? 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, उससे नीचे वाला प्योरली कंप्लीटली भाग प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। तो यहां तक अपन ये कह सकते हैं कि भारत का प्राचीनतम भाग है। भारत का, सही बात है, प्राचीनतम भाग है। इसका मतलब किसका हिस्सा है? गोंडवाना का है। बना किससे है? और आग्नेय में भी किससे? और बाद में क्या हुआ, या आग्नेय के यहाँ पर एक पठार, यहाँ पर है ना ये भाग, इस पठार पर और एक क्रिया होगी ज्वालामुखी। भाग बना हुआ तो था, यह आग्नेय से ग्रेनाइट चट्टानों से पहले से बना हुआ तो था, लेकिन यहाँ पर बाद में ज्वालामुखी क्रिया होगी। क्या हुई? आपको काल याद है कि क्रिया है? कौन सा काल था? अब तीनों ही काल बोलते हो साथ में। ताजे की करनो,
क्या करनो, मौसो बिड़नो, ताजे की करनो, मौसो बिड़नो मतलब मेसोजोइक। कौन सा, मेसोजोइक। मेसोजोइक में 3 काल थे जिसका नाम था तांजे की करनो, और ता का टी का मतलब क्या है, ट्रियासिक, जेड का मतलब क्या है, जुरेसिक, के का मतलब क्या है, क्रिटेशियस। अब तीनों की अलग अलग पहचान है ना। जो ट्रियासिक है, ट्रियासिक, अब ये पूरा का पूरा जो काल है ना, ये पूरा युग, ये क्या किसके लिए प्रसिद्ध है, डायनासोर के लिए। ट्रियासिक में डायनासोर आया, जुरासिक में बहुत ज्यादा विकास हुआ, और क्रिटेशियस में ज्वालामुखी आ गई। क्या आ गई, और ज्वालामुखी के नीचे दबकर डायनासोर सारे मर गए, समाप्त हो गए। अब क्रिटेशियस युग के अंदर, जो क्रिटेशियस युग है, उस युग में आई ज्वालामुखी। दुनिया के अंदर ज्वालामुखी के लिए कौन सा युग जाना जाएगा, क्रिटेशियस। और इस काल में जितनी चट्टानें बनी वो कहलाएगी बेसाल्ट। क्या कहलाएगी, अब बताओ बेसाल्ट पुरानी है का नाम ग्रेनाइट पुरानी है, ग्रेनाइट पुरानी है। वैसा ये भारत वाले इस भाग में हुआ। आपने अरे गायब हो गया, गया। ठीक है, अब देखो ये भाग अपना, इस भाग पर क्रिटेशियस काल में क्रिया हुई, और क्रिटेशियस में क्रिया होने के कारण इस भाग में एक नई चट्टान बनी जिसका नाम क्या है, बेसाल्ट। ठीक, और बहुत ज्यादा क्रिया हुई तो यहां से कई पत्थर उछल कूद कर यहां पर आ गए भारत वाले, अपने राजस्थान वाले भाग में। ठीक है, इस भाग में, और इसको कहा गया मालवा का पठार है। ठीक है, यानी कि इसकी एक पेटी है, यहां से एक श्रृंखला है छोटी छोटी, मैं उछल कूद पत्थर यूं आया हूं, मजाक करूं, मालवा का पठार इतना थे हम जो भाटा कोई कूद आया है, मालवा का पठार। ठीक है, ये बेसाल्ट चट्टान यानी कि एक पेटी है, श्रृंखला है, इस पूरी पेटी के अंदर बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। और इस बेसाल्ट चट्टानों जो प्रभावित भाग है उसका नाम है दक्कन ट्रैप कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, ध्यान देना, दक्कन पठार अलग है और दक्कन ट्रैप अलग है। दक्कन ट्रैप तो एक दक्कन पठार का भाग है, दक्कन पठार का मतलब ये पूरा पूरा दक्कन पठार है नीचे का, बात क्लियर। और उसमें से एक भाग है जिसका नाम है दक्कन ट्रैप। अच्छा, ट्रैप का मतलब ज्वालामुखी 2 प्रकार की आती है, ज्वालामुखी 2 प्रकार की होती है। यहां पर क्रिया समझ लीजिए, ज्वालामुखी होती क्या है पहले ये समझो। एक बात रही सही आएगी तो ज्वालामुखी को समझ लो थोड़ा। ये क्या है, ज्वालामुखी पानी रो कैन है, पानी का। पहले पृथ्वी के आंतरिक भाग में आपको पता पृथ्वी की चट्टान संरचना के बारे में आपको जानकारी है थोड़ी सी। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है उसको क्रस्ट कहते हैं, या हिंदी में कहते हैं भूपृष्ठ, भूपर्पटी। ठीक है, इसके नीचे वाला जो भाग है ये कहलाता मेंटल, यानी कि प्रावार। हिंदी में क्या कहते हैं, प्रावार, परवाह नहीं है, प्रावार। और उसके बाद में नीचे वाला भाग क्रोड कहलाता है। क्या कहलाता है, और क्रोड के भी 2 भाग, ये है बाह्य क्रोड, ये कैसा है, बाह्य, और ये होता है आंतरिक क्रोड। अब इधर देखिए, अब ज्वालामुखी का उद्गम तो पृथ्वी के अंदर से होता है। पृथ्वी के अंदर मेंटल में जाओगे तो मेंटल में यहां पर 400 से 700 किलोमीटर के बीच में। अब ध्यान देना, पहले सुनना, ये मैंने मान लिया 100 किलोमीटर, क्या है 100 किलोमीटर, ये 200 किलोमीटर। ठीक है, कहीं 200 मिलेगा कहीं 400 मिलेगा। यहां पर मैंने लिख दिया 2900 किलोमीटर, यहां पर मैंने लिख दिया 700 किलोमीटर। ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया 5150 किलोमीटर, और यहां पर लिख दिया 6300। इतना पृथ्वी की त्रिज्या है। ठीक है, अब सुनना, अब यहां से ये जो 200 किलोमीटर तक का भाग है ये पूरा कठोर भाग है, ये पूरा का पूरा कठोर भाग है। इसके अंदर क्या क्या शामिल है, एक तो क्रस्ट शामिल है, क्रस्ट, और एक मेंटल का ऊपरी भाग, दोनों शामिल है। इस पूरे भाग को कहते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं, स्थल मंडल। आप जो स्थल मंडल पढ़ते हो ना, स्थल मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल पढ़ते हैं ना, ये पूरा स्थल मंडल कहलाता है। और स्थल मंडल का मतलब है एक एक प्लेट। स्थल मंडल का मतलब क्या है, ये पूरी एक प्लेट है। अपन मैं जैसे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत की बात करता हूं, ये एक प्लेट है। ठीक है, अब इस स्थल मंडल का मतलब ये नहीं इसके ऊपर जल नहीं है कि ऐसा थोड़ी कि यहां से 200 किलोमीटर तक पानी है ही नहीं के,
ऐसा नहीं है ना, समुद्र है तो भी नीचे चट्टान है कि नहीं है, हैं भाई। एक छोटा सा तालाब अपने घरों के आसपास निर्मित होता है, उस ऊपर वाले गहरा, थोड़ा सा गहरा, तो ऊपर पानी तो अंदर है लेकिन नीचे चट्टान तो है ना। अब ये कह सकते हैं कि भाई तालाब की जो चट्टान है वो थोड़ी पतली होगी, जबकि अपन स्थल भाग पर जहां खड़े हैं उसकी प्लेट थोड़ी सी मोटी होगी। एक पर्वत है, एक पर्वत है, पर्वत की प्लेट ऊपर से लगाकर नीचे गहराई तक जाएगी ना, तो उसकी प्लेट तो मोटी है, जबकि समुद्र का कोई भाग है तो उसकी प्लेट बहुत पतली होगी। ये कह सकते हैं, लेकिन प्लेट है तो सही ना, प्लेट का मतलब स्थल भाग है तो सही। समुद्र महासागर आपको दिखाई देते हैं, इन महासागरों के नीचे कोई सतह है या नहीं है, सतह है ना, है ना। बोंगे नीचे टोंके प्लास्टर वगैरह कर तैयार की हुई उसके ऊपर है, ठीक है। इनको मतलब यो नहीं कि पानी सुए क्यों को ना, ये प्लास्टर नहीं थे जगह मतलब प्लास्टर की उड़ पानी को सुए समुद्र को, ऐसा नहीं है। तो ये 200 किलोमीटर वाला जो भाग है, इस भाग को कहते हैं स्थल मंडल लिथोस्फीयर, क्या कहते हैं। और इस भाग के नीचे 200 से 700 या 400 से 700 किलोमीटर तक का बीच वाला जो भाग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भाग, ये न तो ठोस है न द्रव है, न तो तरल है न ठोस है न गैस है, बल्कि चिपचिपा है। कैसा है, प्लास्टिक नुमा। इसको ऐसे पींचोगे तो इकट्ठा हो जाएगा, नहीं तो बेचारा पड़ेगा, कादो है एक तरह को, बात क्लियर, कीचड़ जैसा है। और ये बहुत ऊर्जा, पृथ्वी की गहराई में जाने पर तापमान बढ़ता है, ध्यान है आपको, है। मैं तो उदाहरण दी, एक बार टोंको खोदो जो नमो घंटा चारी गुब्बारी ठंडा पड़ जाए, गर्मी है नहीं है, है तो गहराई में बढ़ने पर तापमान बढ़ता है। और तापमान जहां अधिक होता है वहां ऊर्जा अधिक होती है। ऊर्जा किससे बनती है, तापमान से। तापमान अधिक है तो ऊर्जा भी अधिक, इसका मतलब पृथ्वी की गहराई में जाने पर ऊर्जा भी क्या होगी, बढ़ेगी। और ये जो भाग है, ऊर्जा जो होती है वो ऊर्जा ताकत, ऊर्जा का मतलब एक तरह का बल है, वो बल लगाती बाहर निकलने के लिए। मैं भूमि पर जाऊं, लोगों को मेरा रुद्र रूप है, शांत रूप है, कैसा रूप है, लोगों को मैं दिखाऊं कि मैं हूं कैसी। ऊर्जा भी तो कोशिश करती है ना बाहर आने की, है कोशिश करती है ऊर्जा बाहर निकलने की, लेकिन ऊपर पूरा का पूरा भाग स्थल बना हुआ है। अब ये नीचे से ऊर्जा बाहर आने की कोशिश करे तो ये प्लेटें दबाई रखती ना, ऊपर मैं खड़ी हूं, मैं बैठी हूं, अभी आना नहीं है। लेकिन जैसे ही इन प्लेटों में गति हो जाएगी, मान लो प्लेटों में गतियां 3 प्रकार की बताई ना आपको, मान लो एक प्लेट इधर चली गई और एक प्लेट इधर चली गई, जैसे ही दोनों प्लेटें खिसकेगी तो इसको मौका मिल गया बाहर आने का, ये झटाक से वहां से निकल के बाहर आ जाए, लो समय आ गई। और बाहर आएगी तो फिर जैसा इसका रूप होगा वैसा देगा। अब बाहर आने की प्रक्रिया अलग अलग है। अब यहां से जो पदार्थ आता है वो ज्वालामुखी कहलाता है। इसका मतलब, अब इस भाग को क्या कहते हैं, मैंने नाम बताया, दुर्बलता मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, दुर्बलता मंडल। और दुर्बलता मंडल को इंग्लिश में कोई पूछे तो एस्थेनोस्फीयर, ये आगे आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या कहलाता है, एस्थेनोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, बहुत सारे नाम आएंगे। अब पृथ्वी के 400 से 700 किलोमीटर गहराई वाले भाग में एक प्लास्टिक नुमा संरचना या भूभाग पाया जाता है, जिसको दुर्बलता मंडल इसलिए कहते हैं, वो कमजोर क्षेत्र है। कैसा है, कमजोर क्षेत्र है। कमजोर इसलिए कि प्लेटें सारी इसके ऊपर तैर रही है। आपने सुना होगा कि सीमान, सियाल सुना है ना, सियाल है वो सीमा के ऊपर तैर रही है, सियाल सीमा के ऊपर, ये सियाल है, ये नीचे सीमा है। ये कठोर भाग है, ये तरल पदार्थ है, ये कठोर भाग है, वो इसके ऊपर तरल पदार्थ के ऊपर क्या कर रहा है, तैर रहा है। ये बात स्वीडन वगैरह विद्वान जो बताते हैं, स्विस वगैरह, उनके अनुसार कह रहे हैं ये तैर रहे हैं तो ये तरल पदार्थ है। और जैसे ही प्लेटों के बीच में गति होगी, कमजोरी इनकी साबित होती है, ये भाग अंदर से बाहर की ओर आ जाइए। कमजोर इसलिए कहते हैं, यहाँ से जो तरंगे होती, पी तरंगे, एस तरंगे इस भाग से गुजरती नहीं, इसलिए इसको कमजोर क्षेत्र, दुर्बलता मंडल कहते हैं। तो अब आपके समझ में आ जाएगी, ज्वालामुखी धरती के नीचे जो उद्गार होती है कौन से भाग से होती है, दुर्बलता मंडल, एस्थेनोस्फीयर से। अब यहां पर मैं जो भाग बनाने जा रहा हूं वो आपको ये समझना है, एस्थेनोस्फीयर है। यहां जो मैं भाग बना रहा हूं ये कौन सा भाग है, ये एस्थेनोस्फीयर है पृथ्वी के अंदर, ठीक है। बात ज्वालामुखी कर रहा हूं, बात क्लियर हो जाएगी। ये एस्थेनोस्फीयर है, क्या है, एस्थेनोस्फीयर। इसका मतलब यहां से ज्वालामुखी निकलेगी, और ज्वालामुखी का उद्गार जब भी होता है वो एक नलिका के सहारे हो सकती है या एक भ्रंश के किनारे। यहां से एक नलिका के सहारे आएगी, किसके सहारे आएगी, नलिका के सहारे आ जाएगी, ये नलिका के सहारे आई। अब सुनो, यदि यहां का पूरी प्लेटें यदि ऊपर नीचे हो रखी है तो यहां पर एक भ्रंश बन जाएगा पूरा। यदि सारी प्लेटें इकट्ठी होकर यहां पर टूट गई तो ये क्या बन जाएगी, एक भ्रंश। और यदि छोटी सी थोड़ा सा भाग प्लेट का खिसका है तो बनेगा बिंदु। दो प्रकार का, या तो एक पूरी बन जाएगी दरार, भाई पूरी की पूरी प्लेट है, यहां से 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500, 600 किलोमीटर, वो पूरी यदि प्लेटें ऐसे खिसक जाएगी तो एक बड़ी दरार बन गई। प्लेटें दूर जाने से खाई तो बनती है, दरार बन गई। और यदि कहीं पर एक ही कोई छोटा प्लेट का कोई टुकड़ा यदि अलग हुआ है तो सिर्फ एक बिंदु ही बनेगा। तो यदि छिद्र बनता है, लेकिन पृथ्वी के अंदर ऊर्जा तो वो उतनी ही है, इस दरार बनेगी तो भी ऊर्जा वही निकलेगी, और यदि एक छिद्र है तो भी ऊर्जा
वही निकलेगी। अब मुझे आप बताओ कि ऊर्जा नीचे जाएगी, ताकत ज्यादा किस में होगी, एक छिद्र से निकलेगी उसमें या एक बड़े भाग से निकलेगी उसमें? एक छिद्र से जो ऊर्जा निकलेगी उसकी ताकत बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि ऊर्जा तो वही है, ठीक है, डेंसिटी अधिक हो जाएगी, घनत्व तो ऊर्जा वही है। अब इस भाग से जो ऊर्जा निकलेगी उसकी स्पीड बहुत खतरनाक होगी। यदि एक बिंदु से निकल रही है ऊर्जा की स्पीड खतरनाक है तो इसके पदार्थ बहुत ऊंचाई पर जाएंगे। सही कह रहा हूं भाई, जितनी स्पीड होगी उतनी ऊंचाई जाएगी। अब ऊंचाई पर जाने के बाद में अब पृथ्वी के अंदर का तापमान अधिक है, बाहर का? अंदर का, अंदर वाला तापमान तो बहुत ज्यादा है, तो अंदर से जो पदार्थ आएंगे पिघले हुए आएंगे। कैसे आएंगे? जैसे ही बाहर आएगा, बाहर का तापमान कम है। अब तापमान कम होने का मतलब क्या? जमना। तापमान कम होने का मतलब जमना। तो अंदर का जो तरल पदार्थ है वो बाहर आके क्या हो जाएगा? जम जाएगा। यदि एक छिद्र के द्वारा यदि अंदर के पदार्थ बाहर आए हैं तो इस प्रकार के जमेंगे, जिससे बनेगा ज्वालामुखी पर्वत। क्या बनेगा? पर्वत। और यदि ये पूरी जो श्रृंखला दिखी थी, इस पेटी है ये एक, मान लो एक दरार है, इस दरार के सहारे यदि उद्गार हुआ, ऊर्जा तो वही है, दरार के सहारे उद्गार होगा तो फिर स्पीड कम होगी। स्पीड कम होगी, जो पदार्थ है वो आके इस भाग में ऐसे जमना शुरू हो जाएंगे। लो भाई, स्पीड कम होगी तो अब स्पीड कम होगी तो ऊंचाई कम होगी, तो यहां पर आके जमना शुरू हो जाएगा, जिससे बनेगा पठार। क्या बनेगा? अब इसको कहते हैं दरारी उद्गार। क्या कहते हैं? दरारी उद्गार। ये दरारी उद्गार है और ये कहलाता केंद्रीय उद्गार। क्या कहलाता है? केंद्रीय उद्गार। कितने उद्गार हुए? ज्वालामुखी का उद्गार कितने प्रकार होता है? या तो होगा दरारी या होगा केंद्रीय। बताओ स्पीड खतरनाक किसकी होगी? केंद्रीय की। पर्वत किससे बनेगा? पठार। और मैदान किससे बनेंगे? बताओ दक्कन ट्रैप क्या है? पठार है, पर्वत है? दक्कन ट्रैप क्या? पठार है, पर्वत है? पठार। बताओ कौन सा उद्गार हुआ? आप कह सकते हो क्रिटिशिस काल में भारत के दक्षिणी भाग में, प्रायद्वीपीय भाग में दरारी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। किससे हुआ? बात क्लियर? अच्छा, अब रही सही बात आ ही जाती थी, इसको भी बता देते हैं आपको। यदि यहां पर इस ज्वालामुखी उद्गार में जब सतह के बाहर पदार्थ आ गया, चाहे पठार बना पर्वत, तो है लावा। क्या है? यदि ये नलिका फट जाती है, इसके नीचे भी चट्टानें तो है ना, यहाँ चट्टानें तो है, 200 किलोमीटर तो चट्टानी है। इन चट्टानों के बीच में यदि थोड़ी बहुत कहीं जगह है या प्लेटों के अंदर ऊपर संचलन होता है, जैसे ही जगह मिलेगी ये नलिका वाला जो पदार्थ है वो तो उसमें जाके जमा हो जाएगा है। जैसे ही जमा होगा तो इसके अलग अलग रूप है। यदि वो जाके इस आकृति में जमा हो जाए, ऐसे ऐसे आकृति बन सकती है। आकृति ऐसी भी बन सकती है, इस रूप में भी जा सकता है। आकृति ऐसी भी बन सकती है, आकृति ऐसे भी बन सकती है, बन सकता है ना, ध्यान रखना। और यहां पर यदि यहीं पर जहां से शुरुआत होती वहीं पर यदि बड़ी आकृति में ऐसा जमा हो जाए तो भी बन सकती है। अब मेरी बात सुनो, ये एक कटोरा दिखाई दे रहा है आपको, सही कह रहा हूं गलत है? इसकी आकृति आपको किसकी जैसी दिखाई दे रही है? कटोरा। कटोरा को यूं कहें तो कटोरा यदि ज्यादा ऊंड हुए तो तस्तरी मान लो, किसकी जैसी है? तस्तरी। लेकिन अपने को याद करना, तस्तरी कटोरा अपन एक ही मान लेते हैं। तस्तरी को मतलब ताड़ी समझ लो, तस्तरी का मतलब, और ताड़ी कौम आवे लपर का लेवन हरू, जीमन हरू किसके लिए? और जी मोके मीठे लपर का ले चरके रमो, लपर का कहेंगे ले आज मीठे का चरके का मीठ पे बोले मत लो, लेवनारी बात कर लूँ, जको भी ले भी बात करूं। मीठे का, मीठे का मतलब आप ये मान लो उसमें लापसी है। क्या है? लापसी। क्या? तो कटोरे तस्तरी के अंदर क्या है? लापसी। और लापसी देखें कोई आदमी किसी को मिले नहीं और फिर वो कोई झूठो छोड़ने जब तो इधर लपरक लेना हरू कर दी, लापसी। इसका मतलब इस प्रकार की आकृति बन दी, उसको कहते हैं लेपोलिथ। लपर का लेवना वाली की नौ की है लेपोलिथ। ये लिथ जो है ना, लिथ, ये लिथ वाले तो सारे के सारे शब्द जर्मन भाषा के हैं। ठीक, मैंने ये क्यों बताया? प्रश्न आता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में तस्तरी नुमा या कटोरा नुमा मैग्मा के निक्षेप से बनी आकृति को क्या कहते हैं? आपने बेथोलिथ, फेकोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ इतने नाम सुने हैं, और इन सब एक जैसे नाम है तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई मैं तो होता था, आप विद्वान हो तो नहीं हो सकते, होते हो नहीं होते हो जाते हो। अब मेरी बात सुनो, ये सबसे नीचे का भाग है, सबसे, और नीचे का भाग होता है उसको कहना बैठना, नीचे बैठा हुआ, बैठा हुआ बीत कहते हैं। इसका मतलब बैथुलित है। ये क्या है? बैथुलित। आप कहोगे जो सबसे नीचे बैठा है वो बैथुलित है, सबसे नीचे बैठा है वो क्या है? बैथुलित। क्लियर? अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे नीचे वाले भाग को जो मैग्मा से आकृति बनी उसको क्या कहते हैं? बैथुलित। नीचे बैठे हुए भाग को क्या कहते हैं? बैथुलित। और बीच में जो आकृतियां बनती है उसके अलग अलग नाम है।
उसके नाम है। यदि इस बैतुलित के जैसा एक ऐसा आ जाए तो इसका नाम आपको अभी याद नहीं रहेगा, इसलिए इसका नाम अभी याद नहीं रखना है। नाम याद इसलिए नहीं रहेगा कि बाकी वाले याद रह जाएंगे तब जाके याद रहेगा, लेकिन बाकी वालों को याद रखने के लिए कुछ कुछ खोजना पड़ेगा तरीका कुछ। एक आकृति इसमें ऐसे इस प्रकार की होती, और एक आकृति होती, उसका नाम पहले लिखो। ऐसी भी चट्टानें हो सकती है ना। चट्टान के बीच में जैसे ही जगह मिले तो तरल पदार्थ मैग्मा उसके बीच में घुस जाएगा और अपनी आकृति। अब यदि चट्टान खुद यदि इस प्रकार से है, ऐसे बनी हुई चट्टान, तो जो आकृति बनेगी वो ऐसे ही बनेगी, है ना। अब ये क्या है, ये वो है, एक बार ऊपर नीचे, फेकोलिथ। क्या है, फेकोलिथ। चौक को ऊपर फेंका, वापस नीचा, तो मैं कह रहा हूं क्या कर रहे हो, चौक फेंक रहे हैं, क्या कर रहे हो, तो इसका नाम है फेकोलिथ। ये क्या है, फेकोलिथ। आप कहोगे ऐसे याद कैसे रहेगा, ऐसे याद रह जाएगा, याद रहेगा फेकोलिथ, याद रहेगा। आज घर जाते समय आप एक काकरो उठाइयो, क्या करियो, भाटो उठाइयो, और बार फेंकना और छोटा छोटा कैच करना, और दो तो ध्यान रखियो, बाकी रेडी रहे, फेंकना और कैच करना। आप साथ वाला सहेली दोस्त जो भी कहे क्या करे, मैं फेंक रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, फेंक रहा हूँ, कैच कर रहा हूँ, फेंक रहा हूँ, कैच कर रहा हूँ, मतलब फेकोलिथ पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहा हूँ, फेकोलिथ, याद रह जाएगा। अब देखो तस्तरिया कटोरा क्या है, लेपोलिथ, याद रह गया। नीचे बैठा हुआ भाग क्या है, बैथोलिथ हो गया। लपर कर लेने वाला लेपोलिथ हो गया, फेंकने वाला फेकोलिथ हो गया। ठीक है। अब एक आकृति और है, उसका नाम है लेकोलिथ। पीछे जो भी आकृति बनेगी उसका वो कैसी होगी, लेकोलिथ। बस एक तो नाम याद रखना, लेकोलिथ। ठीक है। प्रश्न बताऊं सर, ये बाद में पूरा पूरा पढ़ना है, आपको आना है सिलेबस में आपके। अब दो आकृति, एक और दो, एक और दो। एक आकृति ऐसी है और एक आकृति ऐसी है। ठीक है। अब इसमें से आपको कोई ये कहे कि चादर के रूप में इसमें कौन सी आकृति, चादर, ऊपर वाली नीचे वाली, ऊपर वाली है, ये चादर नुमा है। कैसी है, चादर जैसी है। चादर जैसी, इसका नाम है सिल। क्या नाम है, सिल। यदि बड़ा रूप है और इसका पतला रूप हो जाए, ये इतना ही रूप हो, ऐसा ही हो, यदि ऐसी आकृति बने, भाई आकृति या तो मोटी बन सकती है या छोटी। मोटी आकृति बने तब तो है चादर के रूप में, तो सिल। चादर के रूप में ही यदि छोटी आकृति बने तो उसको कहते हैं सीट। क्या कहते हैं, यानी सिल और सीट चादर नुमा है, सिल और सीट चादर नुमा है। मोटा आकृति है तो सिल और छोटा रूप है तो सीट। लेकिन ऐसी आकृति दीवार जैसी है, कैसी है, तो इसको कहते हैं डाइक। दीवार जैसी आकृति को क्या कहते हैं, डाइक। इंग्लिश में आप लिखोगे डी से शुरू होगा, दीवार और डाइक। आप कहोगे ये क्यों, ये एक प्रश्न आता है। ज्वालामुखी की अंतर्भेदी आकृतियां, ज्वालामुखी की सुना खूब है, नाम सुना ऐसा नहीं सुना। पृथ्वी के अंदर ज्वालामुखी से कौन कौन सी आकृतियां बनती है, उसमें बैथोलिथ, लेपोलिथ, फेकोलिथ, सिल, सीट, डाइक, इतनी आकृतियां। अब आपको कोई ये कहे, अब आप लेपोलिथ की दिमाग में आ रही है, फेकोलिथ की भी आ रही है, डाइक की दीवार की भी आ रही है, सिल की आ रही है, बैथोलिथ की आ रही है। एक तस्वीर दिमाग में नहीं आएगी, वो है लेकोलिथ की। किसकी नहीं आएगी, लेकोलिथ की। सिर्फ आकृति याद रखना, नाम भले मत याद रहे। इनमें से जो ऑप्शन इतने आएंगे, आपको याद कौन सा नहीं होगा, लेकोलिथ नहीं होगा, बाकी तो सारे आपको। गुंबदनुमा आकृति जो सबसे नीचे सबसे गहराई में, क्या नाम है, बैथोलिथ। तस्तरी नुमा या कटोरी नुमा आकृति जो मध्यवर्ती भाग में, क्या है, लेपोलिथ है। अपनति और अभिनति, ऊंचा और नीचा, इस आकृति में क्या है, फेकोलिथ। एक चादर के रूप में क्षैतिज रूप में विस्तृत कौन सी है, सिल, सिल या सीट है। एक दीवार के रूप में लंबवत या ऊर्ध्वाधर या समकोणीय की स्थिति में कौन सी है, डाइक। पीछे जो भी एक बचे कि मध्यवर्ती भाग में गुंबदनुमा छोटी आकृति को क्या कहते हैं, आप कहोगे लेकोलिथ। क्या कहते हैं, आकृति याद हो जाएगी, हो जाएगी। ये तो शुरुआत थी ऐसे, ठीक है। ये भौतिक भूगोल पढ़ेंगे तब ऐसे हो जाएगी, सारी चीजें याद हो जाएगी। भौतिक भूगोल हर्ड लगे, हर्ड लगती, सबसे सरल वही है। तो यहां पर बात किसकी कर रहे थे, बात कर रहे थे इसकी, कौन से पठार की कर रहे थे, दक्कन ट्रैप की। दक्कन ट्रैप का निर्माण किससे हुआ, बेसाल्ट चेलों के। बेसाल्ट चेलें, ये पठार है का पर्वत है, बात आप समझ गए। इसका मतलब ये कौन सा उद्गार हुआ, यहां पर दरारी उद्गार हुआ। कौन सा हुआ, दरारी उद्गार हुआ। इस प्रकार ये जो पूरा पूरा दक्षिण प्रायद्वीप पठार है, अपने कह सकते हैं कि दक्षिण प्रायद्वीप पठार ग्रेनाइट, नीस और बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। सही बात है, क्लियर। कालक्रम के अनुसार पूछे कि प्रायद्वीपीय पठार, दक्कन पठार, दक्कन ट्रैप,
हिमालय, उत्तरी मैदान। तो आप कालक्रम से बता सकते हो सबसे पहले किसका निर्माण हुआ इसमें? दक्कन पठार का। बाद में बना दक्कन ट्रैप, फिर बना हिमालय, और हिमालय से जब नदियां आई तो बना मैदान, और मैदान के ऊपर जब पवनों के द्वारा रेत का विस्तार हो गया तो बन गया मरुस्थल। नवीनतम आकृति क्या है? मरुस्थल। प्राचीनतम आकृति क्या है? प्रायद्वीपीय पठार या दक्कन का पठार। बात क्लियर? ये बातें ध्यान हो जाएगी। तो इस प्रकार इसमें अपने क्या क्या चीजें पढ़ ली कि इसका निर्माण कैसे हुआ, निर्माण की प्रक्रिया क्या रही, इसकी चट्टानें कौन सी है, ठीक है। फिर इसका आता ढाल। क्या आता है? ढाल। ढाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ढाल देखो भाई, अरे याद रह जाएगी बातें, जेरो मतलब भाई गानो हणु गानो हारू करना पड़ी। अब इधर देखो भाई, बीच में आपको पता है कुछ पहाड़ियां हैं यहां, विद्यांचलन, सतपुड़न है ना, ऐसी कुछ पहाड़ियां। अब इधर देखो, पहाड़ियों का मतलब थोड़ा सा बाकी वाले क्षेत्र से ऊपर उठा हुआ भाग है, तभी तो पहाड़ी है। अब इस पहाड़ी से इस मध्यवर्ती, ये मध्य भाग कहलाता है, इस मध्यवर्ती भाग का ढाल और पश्चिम घाट का ढाल अलग है। आप ये तो जानते हैं कि दक्षिण भारत में नदियां इधर से इधर जाती है कि इधर से इधर आती है? भाई ये बंगाल की खाड़ी है। ये क्या है? ज्यादातर नदियों का जल प्रवाह बंगाल की खाड़ी में होता है, अरब सागर में? बंगाल की खाड़ी में होता है। इसका मतलब अरब सागर वाले भाग से नदियां निकलकर उधर जाती होगी। तो यहां पर ध्यान रखना, इधर एक पठार है, इधर एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है पश्चिमी घाट। क्या नाम है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का ढाल उच्च है, क्योंकि ये नीचा है और ये ऊंचा है। इसकी ऊंचाई अधिक है, इसकी ऊंचाई कम है। इसलिए ढाल हमेशा किसी भाग का किस दिशा में है ये जल से पता चलता है। आप ढोणीर ओंगने में पौनीर तोंबड़ो पौनीर लोटो खाली करियो, उस ओंगने ढाल कूने जल का जिधर प्रवाह होगा, इसका मतलब उसका ढाल उधर। बात क्लियर? तो यहाँ पर इस पर्वत श्रेणी पश्चिमी घाट से अपने को पता चल रहा है ढाल किधर है, क्योंकि पश्चिम घाट से निकलने वाली सारी नदियां, चाहे कृष्णा हो, कावेरी सॉरी गोदावरी हो, चाहे कावेरी हो, है ना, चाहे वैगई हो, जो भी नदियां सारी सब की सब नदियां किस भाग में जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं प्रायद्वीपीय पठार का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर। क्लियर? लेकिन इस मध्यवर्ती भाग में थोड़ा अलग है। इस मध्यवर्ती भाग थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ, इसलिए इसकी ज्यादातर नदियां किधर जाती है? उत्तर भारत में। किधर जा रही है? उत्तर में जा रही है ना। उत्तर में आप कहोगे कौन सी, हमें तो याद नहीं है ऐसी नदियां। याद है आपको एक तो सोन नदी याद है। कौन सी? सोन नदी। आपको एक चंबल नदी याद है, आपको एक माही नदी याद है, आपको एक सिंध नदी याद है, कैन याद है, बेतवा याद है। इतनी नदियों का जल यमुना नदी के माध्यम, यमुना में, इन नदियों का जल जाता है किसमें? यमुना में, और यमुना के माध्यम से चला जाता है गंगा में। अब मुझे ये बताओ, ये नदियां जाएगी तो उत्तर में मैदान का निर्माण करेगी कि नहीं करेगी? नदियां सारी मैदान का निर्माण करती, उत्तर मैदान का निर्माण करेगी। अब जब मैदान का निर्माण करेगी तो एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूं कि उत्तरी मैदान का निर्माण किसका? उत्तरी मैदान का निर्माण केवल हिमालय की नदियों से हुआ है। सही है? गलत है? गलत है, क्योंकि आपने देखा कि चंबल है, सिंध, कैन, बेतवा, ये भी तो मैदान का निर्माण करती है। अतः उत्तरी मैदान का निर्माण प्रायद्वीपीय पठार की नदियां और हिमालय की दोनों नदियों से हुआ है। लेकिन मैं एक प्रश्न और कह दूं कि उत्तरी मैदान का निर्माण मुख्यतः हिमालय की नदियों से हुआ है। तो सही है? बिल्कुल सही बात है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रख लेनी कि मध्यवर्ती भाग का ढाल तो उत्तर की दिशा में, इसलिए चंबल नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलकर राजस्थान में आती है। बात क्लियर? तो मध्यवर्ती भाग है उसका ढाल तो उत्तर दिशा में है, जबकि पश्चिम का जो ढाल है, पश्चिम दक्षिण वाला पठार है, उसका ढाल पूर्व की दिशा में। क्लियर? आगे देखो भाई, इसका ढाल के बाद में आता है विस्तार या क्षेत्रफल। क्या आता है? क्षेत्रफल। बहुत इंपॉर्टेंट है क्षेत्रफल। हालांकि मैंने जब शुरुआत में 4-5 क्लास ली तब सारी बातें लगभग आपको बता दी। इसका क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 16 लाख। हिमालय का क्षेत्रफल कम है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर है, ये 16 लाख किलोमीटर है। अब इस पूरे पठार पर ऐसा नहीं कोई मैदान नहीं है, ऐसा तो नहीं कि इस पठार पर मैदान नहीं है। इसके अंदर ये मैदानी भाग भी आ जाते हैं, शामिल है थोड़े बहुत, बीच वाला भाग भी, बीच में भी कहीं मैदानी भाग हो सकता है ना। 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। और यदि आप भारत के मानचित्र पर देखोगे तो भारत के जितने भौतिक प्रदेश है, कितने भौतिक प्रदेश है भारत के? 6 भौतिक प्रदेशों में से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कोई पूछे तो कौन सा है? प्रायद्वीप।
सबसे पुराना भौतिक प्रदेश पूछे तो कौन सा है? प्रायद्वीप पठार। अपन ये कह सकते हैं कि क्षेत्रफल के हिसाब से, किसके हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बृहत्तम क्षेत्रफल वाला बृहत्तम भाग है ये, बृहत्तम भाग। ठीक। दूसरा अपन ये कह सकते हैं ये प्राचीनतम भाग है। कैसा है? ये प्राचीनतम भाग है। ठीक है। और क्षेत्रफल इसका कितना है? 16 लाख। इतनी बात याद रख लेंगे, 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। क्लियर कट बात। फिर बात आती है विस्तार की। किसकी आती है? विस्तार की। और जब विस्तार की बात करते हैं तब आपको ये ध्यान है कि जब विस्तार की बात आती है ना, विस्तार की, तो आपको ये पता है कच्छ प्रायद्वीप से शुरुआत करते हैं, अरावली के सारे दिल्ली जाते हैं। कहाँ जाते हैं? फिर गंगा और यमुना के सहारे सारे राजमहल की पहाड़ियाँ। कहाँ? राजमहल की पहाड़ियाँ। राजमहल की पहाड़ियों से अपन वापस आ जाते हैं, राजमहल की पहाड़ियों से अपन वापस आ जाते हैं नीलगिरी तक। कहाँ तक? और उसके नीचे भी पहाड़ियाँ। अब यहाँ दो, फिर बाद में ये भी अपन जानते हैं कि नीलगिरी पहाड़ियों के बाद में इधर एक गैप है, बीच में गैप था, अब नहीं है, गैप था। अब तो नदियों के द्वारा, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों के द्वारा अवसाद लाकर उस गैप को भर दिया है, मिट्टियों के द्वारा 33 सागर ही भर दिया गया। तो ये गैप तो क्या बड़ी चीज़ है। ठीक है। और इसके बाहर यदि आप आगे और जाओगे तब आपको यहाँ पर एक और पठार मिलेगी। पश्चिम बंगाल छोड़ दो, उसके बाद एक और पठार मिलेगा यहाँ पर आपको, मेघालय का पठार। मेघालय पठार से आगे जाओगे तो एक और पठार मिलेगा, कार्बी एंग्लोंग का। अतः अपन ये कह सकते हैं ये प्रायद्वीपीय भाग और इसके अलावा ये दोनों पठार भी भाग है। प्रश्न पूछा जाता है कि मेघालय का पठार और कार्बी एंग्लोंग का पठार किसका हिस्सा है? हिमालय का है, मैदान का है, या इसका आप कहोगे प्रायद्वीपीय पठार का है। तो फिर कोई पूछे कि तो फिर तो टुकड़ों में क्यों? आपके तो बीच में मालदा भ्रंश है। क्या है? मालदा भ्रंश है, उसके द्वारा अलग हो गया। अब मालदा, आपको पता है मालदा एक जिला है, मालदा एक जिला है। कहाँ का? पश्चिम बंगाल का। इसलिए पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में इसका अवशेष पाए जाते हैं, इसलिए उसका नाम रखा मालदा भ्रंश। एक नंबर। दूसरा, कभी कभार मालदा भ्रंश ना आके इस पर आ जाता, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर एक ये जो है ना मेघालय, इसकी कितनी श्रेणियां हैं? कौन कौन सी? इधर कौन सी श्रेणी है? राजमहल है। अब मैं ये आपको कहूं कि यदि आप इस अब कोई पूछे कि मालदा भ्रंश किन दो पहाड़ियों का अलग करता है, तो पठार को छोड़ो, राजमहल को और गारो को अलग कर रहा है। अतः इसका नाम कभी कभी राजमहल गारो गैप भी दिया जाता है, राजमहल गारो गैप भी दिया जाता है। तो इसको भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इसका नाम क्यों, क्योंकि इधर पहली और इधर भी पहली, इन दोनों के बीच में स्थित है। बात क्लियर हो जाएगी। राजमहल और गारो दो श्रेणी, इनके बीच में यदि पठारी बाग दोनों पूछे तो राजमहल की पहाड़ियां और मेघालय का पठार, इन दोनों के बीच में मालदा भ्रंश है। कौन से राज्य में है? कौन से में? पश्चिम बंगाल में। याद रह जाएगा। अतः आप ये कह सकते हो कि इसका विस्तार कच्छ से शुरुआत होता है। कहां से? कच्छ। कच्छ के बाद में इधर आ जाएगी अरावली, अरावली के बाद में आ जाएगी दिल्ली हिल्स, दिल्ली की पहाड़ियों को रायसीना हिल्स कहते हैं ना, और इधर आ जाएगी गंगा यमुना तक, यमुना नदी तक। कहाँ तक? यमुना नदी का भाग। इधर आ जाएगी राजमहल, आगे चला जाएगा मेघालय का पठार, और इसको कहते हैं कार्बी एंग्लोंग का पठार। ये कार्बी एंग्लोंग। दक्षिण में आप जाओगे तो आपको मिलेगी नीलगिरी। क्या मिलेगी? नीलगिरी। हालांकि नीलगिरी की दक्षिण में भी दो पहाड़ियां हैं, कार्डमम और अगस्त्य मलई। इतने भाग दे इसका विस्तार पाया जाता है। और इस विस्तार में बहुत सारे विखंडित भाग है, कहीं पहाड़ियां हैं, कहीं पठार है, अलग अलग हिस्से हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर्वत है, कहाँ पठार है, किसका नाम क्या है, कैसे। इसमें देखो अरावली है, ये क्या है? और यहाँ बीच, ये जो बीच वाला जो भाग है यहाँ पर विखंडित रूप में, यहाँ पर एक पहाड़ी पाई जाती है जिसका नाम है विंध्याचल। क्या नाम है? विंध्याचल श्रेणी है। हालांकि विंध्याचल श्रेणी अलग अलग टुकड़ों में टूटी हुई है, तो उसका नाम विंध्याचल है, भारनेर है, कैमूर है और पार्श्वनाथ के रूप में दिया जाता है। इसके नीचे आप यदि आओगे तो आपको और एक मिलेगी जिसका नाम क्या है? सतपुड़ा। क्या नाम है? सतपुड़ा। ये सतपुड़ा। सतपुड़ा आप आओ गुजरात में, राजपीपला से शुरू होगी, सतपुड़ा आएगी, ये महादेव आएगी। क्या आएगी? और महादेव की धूप किसका होता है? महादेव जी की धूप किसका? अतः महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम भी क्या है? धूपगढ़। क्या है? धूपगढ़। या पूछे कि धूपगढ़ चोटी किसके मध्य है, किस श्रेणी पर है, तो आप क्या बताओगे? महादेव।
ठीक है, तो धूपगढ़ हो गया, ये लो सभी धूपगढ़। इधर वाली का आपको नाम ध्यान है ना, मैकाल है, क्या है, और मैकाल का ही भाग है अमरकंटक, क्या है, अमरकंटक। बात क्लियर। तो यहां पर आपने ये बता दिया। अब देखो भाई, इसके बीच में कुछ पठार है, ये अरावली और मालवा, इसके बीच का जो भाग है ना, ये पठारी भाग, अरावली और विंध्याचल के बीच का जो भाग है, इसको कहते हैं मालवा पठार। क्या कहते हैं? आपके विंध्याचल दिमाग में आ रही है, अरावली भी दिमाग में आ रही है? बताओ, अरावली और विंध्याचल के बीच में मालवा का पठार, इसका मतलब उसका विस्तार किस राज्य में है? राजस्थान और मध्य प्रदेश है ही है। साथ में किसका हो सकता और? उत्तर प्रदेश का। किसका? थोड़ा बहुत हिस्सा उत्तर प्रदेश में भी जाता है। फिर अपन आगे और आ जाते हैं इधर, तो और अपने को पहाड़ी और पर्वत मिल जाएगा। बुंदेलखंड का पठार, किसका? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का एमपी, झांसी वाला ग्वालियर वाला भाग दिमाग में आ रहा है वहां पर। फिर आप इधर आ जाओगे तब आपको एक और मिलेगा छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का मिलेगा और कौन सा? बघेलखंड। ठीक है, फिर जब छत्तीसगढ़ से नीचे चले जाएंगे तो वहां पर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में, यहां पर एक और भाग मिलेगा छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का दंडकारण्य पठार। कौन सा? दंडकारण्य पठार। फिर यदि आप आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रहोगे तो और पठार मिलेगा आपको रायलसीमा का पठार। ठीक है, फिर इधर यदि इस बघेलखंड के आगे आओगे, झारखंड वाले क्षेत्र में आओगे तो आपको एक और पठार मिलेगा जिसका नाम क्या है? छोटा नागपुर पठार। मालदा भ्रंश पार करने के बाद में एक और पठार मिलेगा जिसका नाम क्या है? मेघालय पार पठार करने के बाद मिलेगा और क्या नाम है? दक्कन का पठार। यहां पर आपको एक और पठार मिलेगा इस भाग में, 3 राज्यों में, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र में। इसका नाम क्या है? क्या नाम है? दक्कन पठार। क्या नाम है? दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप। ठीक, और दक्कन ट्रैप के नीचे जाओगे तो कर्नाटक के अंदर एक और पठार आपको मिलेगा, नाम क्या है? कर्नाटक का पठार। क्या नाम है? कर्नाटक का पठार। लेकिन कर्नाटक पठार पर एक नदी चलेगी। कौन सी नदी? कावेरी नदी जाएगी, और कावेरी नदी पठार को 2 भागों में विभाजित कर देगी। दक्षिण वाला हिस्सा है उसको कहते हैं मैसूर पठार। क्या कहते हैं? मैसूर पठार। ऊपर वाला जो भाग है इसको कहते हैं धारवाड़ का पठार। क्या कहते हैं? धारवाड़ का। कहते हैं कि भारत में जितनी चट्टान है उन चट्टानों में सबसे पुरानी चट्टान मानी जाती है धारवाड़ की चट्टान। तो धारवाड़ कहाँ है? कर्नाटक। कहाँ है? कर्नाटक में। बात क्लियर हो जाएगी। इतनी बातें आपको क्लियर करनी है और समझनी है, और ये चीजें सारी अपने को लिखनी है। ये चीजें क्या करनी है? लिखनी है। अब विस्तार आपके दिमाग में आ रहा है तो पानी पिला दो। है पानी लौट लाओ, लाओ उनको। बोतल नहीं है? बोतल कौन लाओ? ही आड़े हेडिंग डालो प्रायद्वीपीय पठार। क्या डालो? प्रायद्वीपीय पठार। लिखो, भारत के दक्षिण एवं मध्यवर्ती भागों में, भारत के दक्षिण एवं मध्यवर्ती भागों में अनियमित पहाड़ियों तथा विखंडित पठारों के रूप में विस्तृत त्रिभुजाकार भूभाग को प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। अगला लिखो, निर्माण काल।
लिखो आध्यजीवी, आध्यजीवी महाकल्प के आर्कियन, लिख दोगे आर्कियन, आर्कियन एवं प्रीकैम्ब्रियन, प्रीकैम्ब्रियन प्रीकैम्ब्रियन काल में हुआ, काल में हुआ। आगे लिखो निर्माण प्रक्रिया, निर्माण प्रक्रिया लिखो पैंजिया के विभाजन से, पैंजिया के विभाजन से अफ्रीका, अफ्रीका प्लेट, पैंजिया के विभाजन से अफ्रीका प्लेट तत्पश्चात, तत्पश्चात इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट उत्तर एवं उत्तर पूर्व, उत्तर एवं उत्तर पूर्व दिशा में, दिशा में गति करने से, गति करने से एक अलग भूखंड के रूप में, एक अलग भूखंड के रूप में निर्माण हुआ। आगे लिखो अवशेष, अवशेष लिखो 22 डिग्री, 22 डिग्री 22, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में स्थित भूभाग गोंडवानालैंड, गोंडवानालैंड का भाग है, गोंडवानालैंड का भाग है जो इंडियन प्लेट के रूप में, जो इंडियन प्लेट के रूप में अफ्रीका प्लेट से, अफ्रीका प्लेट से पृथक हुआ है, पृथक हुआ है। लिख लिया, नोट डालो। लिखो इंडियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन, ऐसे लिखो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट का हिस्सा है, अफ्रीकन प्लेट का हिस्सा थी।
थी। बाद में इंडियन प्लेट उत्तर एवं उत्तर पूर्व, इंडियन प्लेट उत्तर एवं उत्तर पूर्व तथा ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर संचलित हुई ठीक है। तो दोनों बातें ध्यान रखना है कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पहले किसका हिस्सा थी? अफ्रीकन प्लेट का। बाद में दोनों प्लेटों की गति भी अलग हुई। एक प्लेट उत्तर या उत्तर पूर्व की और दूसरी चलेगी दक्षिण पूर्व की। एक लाइन और लिखो, अतः, इसी में लिखो, अतः इंडियन प्लेट मूलतः भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित थी। दक्षिण में स्थित थी। एक और लाइन लिख दो, इंडियन प्लेट, इसी में नोट में लिखते रहोगे, इंडियन प्लेट अफ्रीका से अलग होने के कारण अरब सागर का निर्माण हुआ। अरब सागर का निर्माण हुआ और पश्चिमी घाट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी, पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार के रूप में उभरा। भ्रंश कगार अंडरलाइन कर देना, भ्रंश कगार के रूप में उभरा। पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार के रूप में उभरा। अब ऐसा है, सुनो थोड़ी बात। इस बात में एक बात इतनी क्लियर हुई अभी तक, ये कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। पहले पेंजिया था, पेंजिया से गोंडवाना लैंड बन गया और गोंडवाना लैंड में अलग अलग प्लेटें थी, दक्षिण अमेरिकन, अंटार्कटिकन, अफ्रीकन, अलग अलग प्लेटें। उसमें से एक प्लेट थी अफ्रीका। अन्य प्लेटों का भी छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजन हुआ। जब दक्षिणी अमेरिका के बच्चे पढ़ेंगे तो कोकोस और नजगा को पढ़ेंगे, भारतीय बच्चे पढ़ेंगे तो इंडियन प्लेट को पढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया के बच्चे पढ़ेंगे तो ऑस्ट्रेलियन प्लेट को पढ़ेंगे। तो अपन ने क्या किया, अफ्रीका से एक प्लेट अलग हुई लघु प्लेट के रूप में, जिसका नाम था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अलग हो गई। अब ऑस्ट्रेलिया अपने भाग में चलेगी, इंडियन प्लेट ऊपर की ओर गति की, उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर। अब जैसे ही अफ्रीका प्लेट से अलग हुई तो बीच में एक खाई बनेगी, दोनों की दो प्लेटें अलग होगी, बीच में खाई बनेगी क्योंकि प्लेटों के अंदर अपसरण हुआ है। जैसे ही खाई बनेगी तो उसकी चारों ओर जो 45 और जल था वो आके जमा होगा और जमा होने से एक सागर बना, एक महासागर बना। महासागर तो बन गया दक्षिण में हिंद महासागर। हिंद महासागर के निर्माण तो दक्षिण में जिस प्लेटें आई उससे हो गया और इंडियन प्लेट अलग होने से बीच में एक दरार बन गई जिसका निर्माण हो गया किसका? अरब सागर का। और ऑस्ट्रेलियन प्लेट भारत के भाग में थी, वो उधर जाने से निर्माण हो गया बंगाल की खाड़ी का। अब जो दक्षिण अमेरिकन भाग है, जो अरब सागर है, वो अरब सागर एक भ्रंश घाटी में बना हुआ है। किस में बना हुआ है? भ्रंश घाटी में। और जब भ्रंश घाटी में बना हुआ है तो इधर वाला जो किनारा है वो भ्रंश कगार है, दो कॉर्नर है, बीच का भाग भ्रंश, बीच का भ्रंश घाटी, तो दोनों किनारे किसके? भ्रंश के कगार के हुए ना, ये किनारे। तो अफ्रीका भी, अब अफ्रीका की तरफ जो भारत का भाग, अफ्रीका का भाग है जो भारत की दिशा में, वो भी एक भ्रंश कगार है और भारत का पश्चिमी किनारा वो भी एक भ्रंश कगार है। ठीक है। हालांकि इधर नदियां वगैरह बहुत कम जाती थी, इस भ्रंश के कगार का ज्यादा अपर्दन नहीं हुआ। जबकि पूर्वी भाग है वो भ्रंश कगार के रूप में था, तो उसमें बहुत सारी नदियां वगैरह जाती थी, उस भ्रंश कगार को उन्होंने क्या कर दिया? समतल कर दिया और उसका अवतलन हो गया। तो आज भी पश्चिमी घाट पूछे तो आज भी भ्रंश कगार के रूप में, किसके रूप में है? और अफ्रीका महाद्वीप का जो उत्तर पूर्वी भाग है
जिसको अपन इथोपिया वगैरह, सोमालिया, तंजानिया ही कहते हैं, उत्तर पूर्व, वो भी एक भ्रंश कगार है। और इन दो भ्रंश कगार के बीच में क्या है? अरब सागर है। क्या है? अरब सागर है। तो अरब सागर एक भ्रंश घाटी के रूप में निर्मित हुआ है। किसके रूप में निर्मित हुआ है? भ्रंश घाटी के रूप में निर्मित हुआ है। निर्माण प्रक्रिया पढ़ ली। आगे लिखो, निर्माण प्रक्रिया के बाद लिखो, निर्माण प्रक्रिया थोड़ा बहुत ठीक। क्या कह रहे हो? एक छोटा सा भाग बना देना, भूगोल पर डिठाई को पढ़नी है। क्या बनाओगे? इसकी चारों ओर क्या है? बनाते जाओ। है कार्बोनिफेरस काल में सामान्य धाराओं के कारण विभाजन। सामान्य धाराएं पृथ्वी के अंदर जो ऊष्मा के रूप में, ऊर्जा के रूप में जो तरंगें चलती है, उसको सामान्य धारा कहते हैं।
गलती होती कभी। वीरप में लिख रहे हो फेयर में लिखो बढ़िया एकदम छोटी छोटी बना के दी हूँ शानदार भारत बन तो नजर आना सही है। ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग हो गई, ये अलग होने से पीछे भारतीय प्लेट ऐसे बची रह जाएगी। ये भारतीय प्लेट बन गई। फिर इधर लिख दोगे ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, और नीचे लिख दोगे हिंद महासागर। एलियस महासागर महाद्वीप सबकी उत्पत्ति होगी। और इसको कगार के रूप में अभी मौजूद रखना है। फ्रेंड्स कगार जैसा बना रहो वैसे वैसे बनाना है ना। इसको समझ के जैसे ऐसे समझा वैसे वैसे घर जाके एक बार टेस्ट हो उससे पहले देख लो, फिर आपको आजीवन के लिए नहीं देखना पड़ेगा। चीज़ें भी याद हो जाएगी साथ साथ अपने आप, किधर गई गति किधर हुई क्या हुई, दिशा अपने आप देखते ही पता चल जाएगी इस दिशा में गई। सही है कि नहीं? लोरेशिया ऊपर लगा दो, चंद्रबिंदु वाला, चंद्रबिंदु लगाना नहीं सीधा लगा दो। लिख दिया है। एक वो काल खंड लिखा है ना शुरुआत में, निर्माण काल, वहां पर एक उसमें एक लाइन अटका दो। प्री कैम्ब्रियन कैसे लिखा है ना, अतः इसी में लिखो अतः प्राचीनतम भूखंड है, प्राचीनतम भूखंड है, अतः प्राचीनतम भूखंड है। आगे लिखो शेले, यह भूभाग प्राचीन आग्नेय शिलाओं कोष्टक में लिख देना, आग से निर्मित क्या लिखा है, यह भूभाग प्राचीन आग्नेय शिलाओं, कोष्टक बंद कर दिया आगे, आग्नेय शिलाओं ग्रेनाइट, नीस एवं शिष्ट चट्टानों से निर्मित है। सारे रफ में लिख रहे हो ना, सारे रफ में लिख रहे हो, तो जहां आग्नेय लिखा है ना, क्या लिखा, यह भूभाग प्राचीन आग्नेय एवं कायांतरित, ऐसे लिख दो, आग्नेय एवं कायांतरित, आग्नेय एवं कायांतरित शिलाओं
नीस, ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट चट्टानों से बना हुआ। लिख दिया। बाद में लिखो, इसी में लिखो, लिखो हालांकि दक्कन ट्रैप, हालांकि दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप कोष्टक में लिखना, क्रिटेशियस काल में, हालांकि दक्कन ट्रैप कोष्टक में क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित, कोष्टक में है, क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित कोष्टक बंद बेसाल्ट चट्टानों से, क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित, ये कोष्टक में इतनी पूरी लाइन ऐसे लिखा है ना, क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित कोष्टक बंद बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है, बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। लिख दिया। आगे लिखो प्रकृति, अगली लाइन लिखो प्रकृति, प्रकृति में लिखो लिखो यह कठोर, यह कठोर परिपक्व एवं स्थिर भूभाग है, स्थिर भूभाग है, स्थिर भूभाग है जहां न्यून ढाल प्रवणता, न्यून ढाल प्रवणता, न्यून ढाल प्रवणता वाली नदियां प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। लिख दिया। फिर लिख दो विस्तार, क्या लिख दो विस्तार। विस्तार में लिखो कच्छ प्रायद्वीप, कच्छ प्रायद्वीप से अरावली के सहारे, कच्छ प्रायद्वीप से अरावली के सहारे दिल्ली रेंज तक, दिल्ली रेंज तक तत्पश्चात, तत्पश्चात दिल्ली रेंज तक तत्पश्चात गंगा यमुना के सहारे, गंगा यमुना के सहारे राजमहल पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी, मेघालय एवं कार्बी एंगलोंग का पठार, कार्बी एंगलोंग के पठार, सॉरी कार्बी एंगलोंग के पठार तक विस्तृत है। फिर लिखो पश्चिम घाट, इसी में लिखो पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट, पश्चिम घाट एवं पूर्वी घाट इसी का हिस्सा है, इसी का हिस्सा है या भाग है। फिर नीचे एक लाइन छोड़ लिखो आकार, आकार में लिखो त्रिभुजाकार,
उल्टा त्रिभुजाकार लिख देना। उल्टा त्रिभुजाकार, उल्टा त्रिभुजाकार है जिसका शीर्ष दक्षिण में एवं आधार उत्तर में है। जिसका आधार उत्तर में और शीर्ष दक्षिण में है। यही लिखा। फिर लिखो, क्या लिखा है अभी? ढाल हो गया, आकार विस्तार हो गया। अब लिखो ऊंचाई। ऊंचाई, ऊंचाई पहले क्षेत्रफल लिखो। ऊंचाई छोड़, पहले लिखो क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ऊंचाई छोड़ दो, क्षेत्रफल लिखो। पहले लिखो लगभग, लगभग 16 लाख, लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। क्षेत्र में विस्तृत, ऐसे लोग, क्षेत्र में विस्तृत भारत का, क्षेत्र में विस्तृत भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। फिर लिखो औसत ऊंचाई। औसत ऊंचाई लिखो, यह 600 से 900 मीटर, 600 से 900 मीटर ऊंचा भूभाग है। इसी में लिखते रहो, नदी प्रवाह के अनुसार, नदी प्रवाह के अनुसार, नदी प्रवाह के अनुसार पश्चिम से पूर्व की ओर क्या होगी ऊंचाई? क्या बढ़ेगी घटेगी? पश्चिम से पूर्व की ओर ऊंचाई घटती है। पश्चिम से पूर्व की ओर ऊंचाई घटती है। फिर लिखो ढाल। क्या लिखो? ढाल। लिखो मध्यवर्ती उच्च भूभाग, मध्यवर्ती उच्च भूभाग, मध्यवर्ती उच्च भूभाग का ढाल, मध्यवर्ती उच्च भूभाग का ढाल उत्तर एवं उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर एवं उत्तर पूर्व की ओर, कोष्ठक में लिख दो चंबल, सिंध, कैन, बेतवा, बेतवा, सोन, सोन आदि नदियों का प्रवाह। पता रहेगा ना आपको ढाल क्यों है? आदि नदियों का प्रवाह। क्या लिखा? मध्यवर्ती उच्च भूभाग का ढाल उत्तर एवं उत्तर पूर्व की ओर। आगे लिखो तथा, तथा दक्षिण भाग का ढाल, दक्षिण भाग का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर अथवा दक्षिण पूर्व की ओर है। दक्षिण भाग का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर अथवा दक्षिण पूर्व की ओर है। दक्षिण पूर्व की ओर पता चल गया? नदियां दक्षिण पूर्व की ओर जाती हैं। नदियां कौन सी जाती है? ध्यान ही आप सब जानते हैं। एक और लिखो इसी में, भ्रंश घाटी के कारण
हाँ इसी में लिखो, भ्रंश घाटी के कारण, हाँ इसी में, भ्रंश घाटी के कारण नर्मदा एवं ताप्ती, अपवाद है दो बढ़िया, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों का ढाल किधर है? पूर्व से पश्चिम की ओर है। पश्चिम से पूर्व की ओर लिख दी। मैंने क्या बोला? समझ गया? अथवा 15 हारू बोलियो, बात आ गई है। अब देखो भाई, ये त्रिभुजाकार भारत है। कैसा है? त्रिभुजाकार प्रायद्वीप है। यहां से एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है विंध्याचल। क्या नाम है? सही कह रहा हूं? एक अपन यहां बना देते हैं जिसका नाम रख देंगे सतपुड़ा। ठीक है। अब यहां से इस भाग से ऊपर की ओर नदियां जाती है। चंबल, कौन सी? चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, सो मारू अलग करना पड़ी। ये सोन, इसको लंबा खींचना थोड़ा। समझ गए थे क्यों कौन सा लंबी? अब ऐसे बनाओगे पहले, सुनो, फिर क्या करोगे? फिर ऊपर से एक नदी लेके आओगे, उधर से आप लेके आ जाना है ना। कौन सी? यमुना लाओगे। कौन सी लाओगे? यमुना। एक ऊपर से और लाओगे, गंगा लाओगे। कौन सी? गंगा। एलोस, गंगा लाओगे। हिमालय लानी, हिमालय लानी बेटा, चक्के तो लेना है, ढोने नहीं लगो नदी हो। ठीक है। हाँ आप समझ जाओगे बात। होशियार बच्चों के लिए इशारा काफी मैं करा। हाँ अब देखो, इन सारी नदियों का तो प्रवाह करवाना यमुना में। इन सब का जल तो कहाँ जाना चाहिए? लेकिन एक नदी जिसका जल किस में जाना चाहिए? ऐसा बना दोगे ना? ठीक है। ये सबसे पहले इधर इसका नाम है चंबल, लिख देना। क्या लिखोगे? चंबल, सिंध, ऐसा कोई नहीं, नाम कोई भी लिख देना चारों में। सिंध, कैन, बेतवा, कैन, और इसका नाम लिख देना सोन। ये नाम ध्यान रखना, एक सोन नदी। क्योंकि प्रश्न आएगा प्रायद्वीपीय पठार की एकमात्र नदी जो अपना जल सीधा गंगा में लेके जाती है, एकमात्र, है ना, सोन। फिर आप एक नया काम करोगे, कुजड़ा काम करोगे। आप कुजड़ा काम ये करोगे, यहां से एक नदी लेके आओगे इधर, और उसका नाम क्या है? नर्मदा नदी। ये नर्मदा। एक यहां से बैतूल के पठार से एक लेके आओगे नदी, और ठीक है। ताप्ती, कौन सी? ताप्ती। फिर पश्चिम घाट से नदियां लेके जाओगे, यहां से लेके जाओगे एक कावेरी। कौन सी? कावेरी। एक क्रम भी है इनका, वे गई है कौन सी लास्ट में? वे गई। इससे भी दक्षिण में एक और नदी है, वेगई नदी। कौन सी? वेगई। याद रख लेना, अपने याद रखने क्या काम ही आएगी। वेगई नदी।
इससे ऊपर कावेरी से ऊपर आप यहाँ पर एक कर्नाटक का पठार है, वहाँ से एक नदी और निकलेगी जिसका नाम है पेनार नदी। नदियों का अफवाह तंत्र आगे पढ़ेंगे ना अपन, सब पूरा पूरा इसमें आ जाएगा। उससे पहले आपको पढ़नी है कृष्णा नदी। ये डेल्टा का निर्माण करती सब। यदि कृष्णा से ऊपर नासिक से निकलती है कावेरी नदी, अरे दामोदर गोदावरी नदी, गोदावरी नदी। ये सारा अफवाह तंत्र पुराना दोबारा अपन पढ़ लेंगे बढ़िया। फिर यहाँ से ये जो है ना, यहाँ से एक नदी और आती है इधर, महानदी। कौन सी आती है? महानदी। महानदी। इतनी नदी आपने पढ़ लो अभी फिलहाल। आज बहुत सारा पढ़ लिया। एक बार सेटअप हो जाता ना फिर स्पीड, क्योंकि पहले चट्टाने वगैरह सारी चीज़ें पढ़ी हुई तो फिर समझ में आ जाती, नहीं तो फिर इसलिए तो सीक्वेंस से पढ़ते हैं आदमी। ओह का चढ़ो सिल कैडो सीधो आयो है, यहाँ लगा हुआ लिख लिया। बाकी वाले कहाँ गए पेज भाई? इतने ही थे बेटे। निर्माण काल पढ़ लिया आपने? निर्माण काल पढ़ा? काल का नाम क्या है? कौन सा काल है? कौन से काल में निर्माण हुआ? आर्कियन में। किसमें? अब कॉपी बंद कर दो। आर्कियन। और आप याद करोगे साथ में प्री कैम्ब्रियन। इस समय पृथ्वी क्या थी? गर्म अवस्था से ठंडी हुई है, और गर्म तरल अवस्था जब ठंडी हुई तो पहली पहली जो चट्टान बनेगी उसका नाम क्या होगा? आग्नेय। कौन सी? फिर आग्नेय का भी तो कुछ रूप परिवर्तन होगा कि नहीं होगा भाई? कोयला भी तो रूप परिवर्तन होता है, पहले पीट बनता है, फिर लिग्नाइट है ना, फिर बिटुमेन से, फिर एंथ्रेक्स बनता है ना। हर वस्तु का रूप परिवर्तन होता है। बौंदरों तो आदमी बने है ना, बंदर से भी तो आदमी बने, और आदमियों में भी फिर रूप परिवर्तन हुआ अलग अलग। काकेसाइड प्रजाति वाला अलग है, भूमध्य सागर वाले अपन अलग है, वो निग्रिटो अलग है, मंगोलाइड अलग है। अब अपन धीरे 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 मंगोलाइड प्रजाति में जाएंगे, यानी उसके जैसा आकार हो जाएगा, उसका आकार है वो और अलग हो जाएगा, है ना। फिर हो सकता है वापस बंदर बन जाए, है मतलब कार्यों हरुआ तो इन पासा कार्य वाला कपड़ा पहनना हरू कर दे, है। ये प्रक्रिया वापस रूटीन में चलना है। तो आग्नेय और आग्नेय के जब रूप परिवर्तन हुआ तो कौन सी चट्टान बनी? कायांतरित। अरे कायांतरित में काया प्लस अंतरित। काया यानी शरीर, बॉडी का जब अंतरण हो जाता है, अंतरण का मतलब होता है परिवर्तन। जब काया का अंतरण हो जाए, काया का परिवर्तन हो जाए तो उसको कायांतरित कहते हैं, ठीक है। मान लो पहले मोटा आदमी, उसकी हाइट बढ़ जाए, मोटापा घट जाए, इसका मतलब काया का अंतरण हुआ है। क्या हुआ है? काया का अंतरण हुआ है। तो कायांतरित, ये कायांतरित चट्टान, ठीक क्लियर। अब देखो और फिर निर्माण प्रक्रिया। निर्माण प्रक्रिया आपने पढ़ लिया, गोंडवाना से बना। किससे बना? पहले गोंडवाना भाग दिमाग में रख, गोंडवाना से आ गई अफ्रीकन प्लेट, आगे ना अफ्रीकन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट है वो टूट कर बन गई इंडियन प्लेट। क्या बन गई? इंडियन प्लेट। बीच में क्या बन गया? अरब सागर। क्या बन गया? अरब। अब इंडियन प्लेट है वो उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर गति की, और गति करके अब अपन 22 डिग्री, किसके 22 डिग्री के नीचे वाला जो भाग है उसको पूर्ण रूप से इंडियन प्लेट का हिस्सा मानते हैं, या यूं कहें कि गोंडवाना का भाग मानते हैं। फिर इसकी प्रकृति कैसी है? आग्नेय चट्टानों से बनी। तो आग्नेय चट्टानें मुलायम होती है, कठोर होती है? कठोर होती है। तो इसकी प्रकृति कठोर है, और स्थिर भूखंड हो गया, बहुत पुराना है, इसलिए अपना आधार तल जो प्राप्त करना था वो कर लिया है।
विस्तार के रूप में अपन ने बात कर दी। कच्छ प्रायद्वीप से शुरुआत हुई, दिल्ली तक गए, वहां पर राजमहल, फिर वहां तक वहां तक वहां तक और यहां तक आए। ठीक है, ढाल अपन ने पढ़ लिया। मध्य वाली जो भाग है इसका ढाल तो किधर है, उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर है। इस दक्षिण वाले भाग का दक्षिण पश्चिम से पूर्व की ओर यानी दक्षिण पूर्व है। ये ढाल कैसा अब दक्षिण पूर्व है ना, दक्षिण पूर्व हो गया। ऊंचाई के रूप में अपन पढ़ लिया कि 600 से 900 मीटर है। कितनी है, 600 से 9। जब भी कोई भाग 500 मीटर तक ऊंचा होता है उसको मैदान कहते हैं। 500 भाग से 500 मीटर से ऊंचा जाता है तो फिर उसको पठार में माना जाता है। तो इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर। 900 इसलिए कि इसके ऊपर कुछ पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों की ऊंचाई थोड़ी सी अधिक होती है। भाई पठार के ऊपर पहाड़ी है, इसका मतलब ऊंचाई और भी अधिक है, तब ऊंचाई है तो इसकी औसत ऊंचाई थोड़ी बढ़ गई। और देखो क्षेत्रफल अपने देख लिया कि 16 लाख वर्ग किलोमीटर पर है और भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश। इतनी बात याद रह जाएगी। हाँ, इसमें से आगे जब अपन पढ़ेंगे, हिमालय के क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर के लगभग है। और इस 16 में भी यदि अपन आगे पढ़ेंगे तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर सिर्फ दक्कन पठार है अकेला। ठीक है, 11 वाला पीछे वाला भाग। इतनी बातें पढ़ी। और क्या पढ़ा था बस, और ये सारे विभाजन पढ़ा, ग्रेनाइट वगैरह, नीस वगैरह। 20 करोड़ वर्ष पहले सेवन धारों इसके विभाजन हो गया। यही बातें पढ़ी ना। हाँ, सज्जन पुरुषों सारे। बस आगे वाला करेंगे कल।